वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और मैं हूं आपका हिस्ट्री ऑफ जो टीचर। और मैं आपको जो है आपके हिस्ट्री के जो मेन टॉपिक जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सो गाइस, अभी जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं एज़ फॉर एज जेके एसएसबी के जो फाइनेंस इंस्पेक्टर हैं या पंचायत अकाउंट है या अकाउंट असिस्टेंट, जिसके भी रिलेटेड आपका पेपर आने वाला है, उसका ये यहाँ से ही जीएस का जो पोर्शन है वहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। सो गाइज, हम लोग जो हैं वो आपका बैच ऑनलाइन बैच 2 जो है वो कल 10th ऑफ जैन से जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और वो डाउनलोड पे ही आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऑफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। ऑफलाइन बैच हमारा 15th ऑफ जैन से स्टार्ट होने वाला है और उसके डिटेल के लिए आपको हमारा नंबर जो है ऑफिस नंबर आपके पास होगा ही, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए, शुभम सर से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है, और अपने आप को रजिस्टर करवाइए यहाँ पे, ठीक है। सो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो रिवॉल्ट ऑफ 1857 का जो आगाज है वो इस तरीके से होता है कि इसको हम लोग इंडियन हिस्ट्री में जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी पहली लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। हम जिस तरीके से जिन हालात से गुजर रहे थे, ठीक है, हम तंग आ गए और हमने एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट जो है अपने इंडिया में किया, जिसको हमने नाम दिया रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको नाम दिया फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आज जो है हम लोग इसके सबसे पहले तो मैं आपको कॉजेज डिस्कस करवा दूं, ठीक है। इस रिवॉल्ट के होने के कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज मान जाते हैं। सोशल कॉजेज देयर, इकोनॉमिक कॉजेज देयर, आपका पॉलिटिकल कॉजेज देयर, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें थी जो सब जो है एक कॉज है हमारा रिवॉल्ट करवाने का। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके कॉजेज नंबर 1 से, जो है सोशल और रिलीजियस कॉज। देखिए, सोशल और रिलीजियस से क्या मतलब है कि सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है और रिलीजियस वे में भी कुछ गलत हो रहा है, जिससे कि हम लोग जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इस कॉज को समझने से पहले आपको इंडियन सोसाइटी का समझना बहुत जरूरी है। जब यूरोपियंस यहां आए थे, ठीक है, या अगर आप यूरोपियंस की लिखी गई किताबों को पढ़ लो तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो इंडियन जो हम जहां पर आए हैं इंडिया में, सो इंडिया में जो लोग रहते हैं दे आर वेरी ऑर्थोडॉक्स, दे आर प्रिमिटिव, उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। और यहां पर कुछ बहुत ही गलत चीजें जो है हमारे अकॉर्डिंग, तो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग तो वो चीज जो है वो गलत थी, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो है वो चीज बिल्कुल सही थी, बिकॉज हम लोग जो है वो अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के फॉलो करने वाले लोग थे, ठीक है। हम लोगों के यहाँ पर आज के टाइम पर अगर आप उन चीजों को देखोगे, आज तो हम चलो मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, हम कहते हैं कि आज हम मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन उस टाइम अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें तो वो एक क्राइम कह देंगे हम उनको, या बिल्कुल भी वो जो है वो सही चीजें नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सती प्रथा हुआ करती थी इंडिया में। सती प्रथा पता ही आपको, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो बुक्स में। सती प्रथा में क्या होता था कि ये एक हिंदू ट्रेडिशन था, और इस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस लेडी को भी उसके साथ उसी की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। ये हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसकी एक परंपरा थी कि जब भी कोई जेंट जो है वो मरेगा, उसकी जो फीमेल बीवी होगी उसको उसके साथ जला दिया जाएगा। ये हमारे इंडियन सोसाइटी का एक कल्चर था। इसको सबसे पहले अंग्रेजों ने खत्म किया। जब अंग्रेज यहां पर आए उन्होंने कहा यार ये क्या है, क्योंकि अंग्रेज थोड़ा मॉडर्न सोचने वाले लोग थे ना, तो उन्होंने देखा कि भाई ये क्यों, अब एक बंदा तो मर रहा है, मर गया है बेचारा, अब इसका क्या कर सकते हैं, लेकिन ये एक बंदे को जबरदस्ती जला रहे हैं उसके साथ में, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ठीक थी, ठीक है। लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग एक तो हमारे इंडिया में घुस रहे हैं, ठीक है, दूसरा अब हमारे कल्चर में भी आकर ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, ये चीज हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। सो सबसे पहले जब इन्होंने एबॉलिशन ऑफ सती किया 1829 में, तो ये भी एक रीजन था कहीं ना कहीं इंडियन के जो सेंटिमेंट्स थे उनको हट करने के लिए कि भाई ये कौन होते हैं, ये तो बाहरी देश से आए हुए लोग हैं, ये कौन होते हैं हमको हमारी परंपरा, हमारे जो परंपरा शुरू से चलती आ रही है उसको समझाने वाले, ठीक है। आई होप सती आपको समझ आया हो। नेक्स्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट।
हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट के थ्रू क्या था, इसको पास किया गया था 1856। पहले क्या होता था, जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद जो है उसके जो बीवी होती थी, उसकी जो लाइफ थी काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी सफरिंग उसमें होती थी। लाइक उसको घर में जो है उसको खाना भी बिल्कुल ऐसे अजीब, मतलब उसकी लाइफ इट्स लाइक हेल। जैसे कि आप हेल में आप जितना आप इमेजिन कर सकते हो ना कि एक हेल में एक वुमेन की लाइफ हो सकती है, सेम इज द केस के इधर भी वैसा ही कुछ था इंडियन सोसाइटी में फीमेल के, क्योंकि फीमेल को जो है वो कुछ समझा नहीं गया है इंडियन सोसाइटी में अगर हम देखें तो। जैसे इसके हस्बैंड की डेथ होगी, उसको जो है व्हाइट चुन्नी वो ड्रेस पहनना होता था। मूवीज वगैरह में भी आप देखते हो कि हाउ अ विडो इज ट्रीट, कि उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। हम देखते हैं कि किस तरीके से अच्छा उसको बाल काट दिए जाते थे, उसकी जो शक्ल है बिल्कुल उसको जैसे आज आप देखते हो ना लड़कियां मेकअप वेकअप करके बहुत अच्छे से है ना खूबसूरत दिखती हैं, यहां पर क्या होता था उसकी खूबसूरती को चेंज कर दिया जाता था, उसके बाल काट दिए जाते थे, वो कुछ कलरफुल नहीं पहन सकती थी। मतलब दूर से ही लगना चाहिए कि इसका जो हस्बैंड है वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये इस एक्ट के खिलाफ ब्रिटिशर्स ने जब एक्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, फीमेल को भी उतना ही हक है जीने का जितना कि एक मेल को। तो उन्होंने एक और एक्ट पास किया जिसको कहा गया हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। अगेन हिंदू जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी, उन्होंने कहा फिर से एक और एक्ट, ये कौन होते हैं। अब ना इंडियन जो थे वो थोड़े डरते थे। डरना इन द सेंस ये था कि अगर हम अपने रीति रिवाज परंपरा को छेड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है वो गलत क्राइम कर रहे हैं। फॉर देम इट्स लाइक क्राइम। लेकिन ब्रिटिशर्स को तो जनरल वे में सोच रहे थे कि भाई ये हम ठीक कर रहे हैं। आज हम कहते हैं, अगर हम आज आपको पूछें कि भाई बताइए ये चीज गलत थी या सही, आप लोग कहोगे हाँ सही। बिकॉज क्योंकि आज आपको कंसेप्ट पता है, इक्वालिटी पता है आपको क्या होता है, आज आपको पता है कि फ्रेटर्निटी क्या चीज होती है, जस्टिस क्या है, ये सब चीजें आज आपने पढ़ी हैं, तो इन पे आप डिस्कशन जो है वो कर रहे हो। लेकिन ये वो टाइम था जहां पर हम लोग सिर्फ वैदिक नॉलेज से जुड़े हुए थे, ठीक है, सिर्फ वेद्स को हम पढ़ रहे थे। और जो वेद, अब पढ़ना लिखना हर कोई नहीं जानता था, जो आपकी एजुकेशन होती थी वो ऐसी होती थी कि ओरल एजुकेशन हुआ करती थी, ठीक है ना, हमको ओरली सब कुछ बताए थे, तो जो वो लोग बोलते थे हम वही मानकर चलते थे। आज तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो एंड यू हैव मल्टीपल अप्रोचेस से आप जो है स्टडी किया करते हो, लेकिन उस टाइम ये सब नहीं था। सो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आता है 1856 में, ठीक है, जिसमें के पूरी तरीके से मनाही की जाती है कि आज के बाद कोई भी जो वुमेन है, विडो जो मैम है, उसकी वो शादी भी कर सकती है या जिस तरीके की लाइफ वो जीना चाहे वो जी सकती है। तो ये एक्ट आया था 1856। पेपर में आपको पूछ भी सकते हैं, बताइए अबॉलिशन ऑफ सती कब हुआ है? 1829 में, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856। नेक्स्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट क्या था? कहीं ना कहीं ये लोग हमारे रिलीजन को भी इसमें यही चीजें आती हैं आपकी, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, कैसे ये लोग जो है हमारे रिलीजियस जो है सेंटिमेंट्स को जो है वो हर्ट करें। तो रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट आता है 1850 में। इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड राइफल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसेप्ट है। इसमें क्या हुआ, एनफील्ड राइफल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और ये एनफील्ड राइफल्स थी क्या, इनमें क्या होता था, पहले की जो बंदूकें होती थी ना, इस लाइक के उनको, आज तो ऑटोमेटिक है हमारे पास गन, उस टाइम क्या होता था, जो पैकेट होता, जो गन पाउडर होता था ना, वो एक पैकेट में आता था। उस पैकेट को आपको पहले मुंह से फाड़ना होता था, देन जो बैरल होती है गन की, ठीक है, जिसको हम नाली भी कहते हैं हम लोग, उसमें भरना पड़ता था। देन आपको उसको अच्छे से प्रेस करना पड़ता था एक डंडे के साथ अच्छे से, और देन फिर आप फायर करते थे, ठीक है। अब ये था इंट्रोडक्शन, ये था एनफील्ड राइफल ऐसी थी, इसका रेंज थोड़ा पहले की बंदूकों से थोड़ा ज़्यादा रेंज था। लेकिन अब किसी ने ना यहाँ पर एक अफवाह फैला दी, हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें इस बात को जस्टिफाई भी किया है। अब हमें नहीं पता दैट ये सही था या गलत था, इस चीज़ को अभी तक कोई मतलब पता हमें नहीं चल पाया है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ एक अफवाह थी, जिसमें उन्होंने क्या कहा कुछ लोगों ने कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपके रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ जो है वो खेल रहे हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट क्या, कि वो लोग हिंदू जो हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं, वो पैकेट आता है उसको चिपकाने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर वो ग्रीस्ड जो है वो कार्टिलेजेस, वो कारतूस जो है उसके ऊपर जो है वो क्या लगा रहे हैं, फैट लगा रहे हैं। फैट जो हिंदू है उसको काऊ का फैट उस पर लगा रहे हैं, एंड द मुस्लिम जो है उनके लिए वो पिग का जो है वो फैट यूज़ कर रहे हैं।
भाई एक ऐसे दुनिया में आप ऐसी बात छेड़ दोगे जहां पर रिलीजियस लोग इतने अपने रिलीजियस को लेकर इतने पाबंद है कि वो अपने रिलीजन के बारे में सुन भी नहीं सकते हैं, और ऐसी जैसी अफवाह का सोसाइटी में फैलना आप समझ ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। सो ये भी एक कॉज जो है वो सोशल कॉज माना जाता है कि भाई इन्होंने हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं हमने इन पे ट्रस्ट करके जो है हमने इनकी फौज में जो है वो भर्ती हुए, जो भी इनके साथ हम काम कर रहे हैं, और इन्होंने उल्टा हमारे जो है वो सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। सो दिस इज सोशल कॉज, ठीक है। सोसाइटी में और रिलीजियस जो लोगों के कॉज कह दीजिएंगे हम यहाँ इसमें आप ऐसा रखिए, याद रखिए कि सेंटिमेंट जो है लोगों का। अब देखो सती प्रथा, विडो रीमैरिज, ये सारा सोसाइटी के अंदर हुआ, लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी थी, ठीक है, उसके साथ खिलवाड़। नेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉज। अब ना इंडियन सोसाइटी में कुछ लोग पढ़े लिखे भी थे जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन लेकर जो है, जब वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने ली, वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने जब इंडिया की स्टडी करी तो इंडिया में उन्होंने देखा कि हम लोग तो इकोनॉमिकली काफ़ी बैकग्राउंड हो गए हैं, है ना। क्योंकि उनकी एजुकेशन जब हमने ली, उनकी एजुकेशन से तो हमने ये सब सीखा कि किस तरीके से इकोनॉमी चलती है, क्या से क्या हो रहा है। सो इकोनॉमिक कॉज में सबसे पहले कहता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है एक बुक भी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, एक्चुअली में उस बुक का थ्योरी एक दी थी, और इसको देने वाले थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने बात की थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को ड्रेन करके जो है वो यूरोप ले जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो अगर मेरी देखी है, जब मैं पढ़ा रहा था बंगाल में, तो बंगाल में मैंने आपको बताया था कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है, या बैटल ऑफ प्लेसे जो है, जब ये वॉर्स हुई बंगाल में, सो उस वॉर के बाद क्या हो जाता है, जो ब्रिटिशर्स थे दे गॉट द कंप्लीट डोमिनेंस ओवर बंगाल, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली उन्होंने पपट नवाब जो है वो तो ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए थे। इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उनने क्या किया, पहले पैसा बाहर से इंडिया आता था, मतलब ड्रेन जो वेल्थ थी वो बाहर से इंडिया आती थी, क्योंकि मेरे को अगर किसी के साथ बिजनेस करना, अगर मेरे को अमेरिका जाके बिजनेस करना, तो मुझे यहां से पैसा लेकर अपने वहां जाना पड़ेगा, चीज खरीदनी पड़ेगी, देन वापस। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे इनको राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए, रेवेन्यू राइट्स जैसे इनको मिले, दीवानी राइट्स जब इनको मिला, इन्होंने क्या कर दिया, हमारा ही मार्केट में से रेवेन्यू उठाया, क्योंकि बॉस है, रेवेन्यू उठाकर उसी रेवेन्यू से, ठीक है, हमसे ही पैसा लेकर हम पे ही हमारे उसी पैसे से ये चीजें भी खरीद रहे हैं, और वही चीजें जो है वो यूरोप लेके जा रहे हैं, मतलब हमारा पैसा हमको ही दे रहे हैं और हमसे बदले में चीज एक किस्म का फ्री ही हुआ वो। तो इनका जो फॉरेन से वेल्थ आना था वो बंद हो गया, और इन्होंने हमारे ही जो रेवेन्यू था उससे जो है अपना ट्रेड स्टार्ट किया। तो ये थ्योरी जो है वो दी थी दादा भाई नौरोजी ने। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इसको याद रखिए, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी गिवन बाय दादा भाई नौरोजी। अब इसको समझिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिशर जब इंडिया आते हैं तो ब्रिटिशर इंडिया की बहुत सारी चीज़ों से खुश भी होते हैं। वी हैव हम लोगों का जो है यहाँ पर ना डिज़ाइन हम लोग बहुत अच्छा करते थे, हमारी यहाँ पर छोटी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, ठीक है, और हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करते थे, ठीक है। इंडिगो जो कलर था हमारा यहाँ से, वहाँ उससे हम लोग जो है चीज़ें एम्ब्रॉयडरी वगैरह जो है यहाँ पर किया करते थे, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे जो प्रोडक्ट था ना, जब इंडिया में तैयार होता था तो उस प्रोडक्ट को ब्रिटिशर्स थोड़ा महंगे में लेते थे। लेकिन ये बात हो रही है 18th सेंचुरी की, जबकि 17th सेंचुरी में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मेरा मतलब है इंडस्ट्री, स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया है। स्टीम इंजन का इन्वेंशन इज लाइक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में ऑलरेडी खुल गई हैं। इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पहले ये यहाँ से बना हुआ प्रोडक्ट लेकर इंग्लैंड जाकर बेचते थे। यहाँ पर उनको जो चीज़ थी ना उसकी कीमत जो है वो ज़्यादा देनी पड़ती थी, क्योंकि हम लोग उनको प्रोडक्ट जो है वो बनाकर देते थे। अब ये जो प्रोडक्ट है यहाँ से लेते थे ना, वहाँ बेचते थे, तो वो वहाँ पर ज़्यादा रेट में बिकता था और हर कोई जो है उसको वहाँ पर भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। लेकिन स्टीम इंजन जब इन्वेंट हुआ, स्टीम इंजन की इन्वेंशन से वहाँ पर इंडस्ट्रीज खुल गई। अब ये लोग क्या करने लगे, यहाँ की प्रोडक्ट्स को करने लगे, तुमसे हमें बना हुआ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वी ओनली वॉन्ट फ्रॉम यू इज रॉ मटीरियल फॉर आवर इंडस्ट्रीज। सो इन्होंने क्या कर दिया, यहां से सिर्फ रॉ मटेरियल जो है उसको कलेक्ट करना और इसको जाकर जो है वो
फॉर अपनी कंट्री में लेना, वहां पर प्रोडक्शन करके उसकी प्रोडक्ट बनाकर उसको वापस इंडिया में लाना और जैसे हमारे ही मार्केट में उसको बेचना सस्ते दामों पर। इससे क्या हो गया, धीरे धीरे जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो हमारी इंडस्ट्री जो चीजें बना रही थी, अब देखो ना, एक मान लीजिए ये मैं एक कैप खरीदना चाहता था उस टाइम पर। इंडिया में हर चीज हाथ से बनती थी, हाथ से लोग बना रहे हैं। उस कैप को बनाने में लगते थे 5 दिन रख लेते हैं, 5 दिन लगते थे उस चीज़ को बनाने में। अब 5 दिन की जो कमाई है वो जो बनाने वाला उस 5 दिन के हिसाब से लेगा ना। मान लीजिए उसने उसकी कीमत जो है वो 50 रुपये रख दिया कि 10 रुपये के हिसाब से दिन, और मेरी जो इस कैप की कीमत कितनी बनती है, 50 रुपये। ब्रिटिशर यहाँ से कच्चा माल ले रहा है, इंग्लैंड में जाकर उसको इंडस्ट्री वहां पर लगी हुई है, वो वहां से बनाएगा और उसको यहाँ पर आकर कितने रुपए में बेचेगा, 20 रुपये में। बोलेगा 20 रुपये दो और ये कैप ले लो। तो आप बताइए आप कौन सा लेंगे, 50 वाला या 20 वाला? ऑब्वियसली आप 20 वाला ही लेंगे, हम लोग सस्ता है भाई, ले लेंगे 20 वाला। इससे क्या हो गया, जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उनकी वैल्यू दिन ब दिन कम हो गई और बहुत सारे लोगों की हालत तो इतनी हो गई कि उन्होंने जो अपने काम थे, जो वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, वो छोड़ दिया। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट चीप मटेरियल जो बाहर से, यूरोप से जो है इंडियन मार्केट में आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, की जो इंडिया में इंडस्ट्रीज थी छोटी छोटी, वो खत्म हो गई। और खत्म क्यों हो गई? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपने प्रोडक्ट्स जो है यहां पर लॉन्च कर दिए। नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉज में नेक्स्ट जो आता है दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को समझिए क्या बोल रहा है ये। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है कि अब देखिए ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स इंडिया में वही चीज फार्मर से उगवा रहे थे जो जिसकी उनको जरूरत थी, लाइक कॉटन, इंडिगो, एंड सिर्फ वही जो कैश क्रॉप्स होती है ना, जिनको वो लोग मतलब खरीद कर बेच अपने वहां पर ले जाते, ठीक है, सिर्फ वही चीज, टबैको, ओपियम, ये सब चीजें जो हैं वो यहां इंडिया में उगाई जा रही हैं। अगर एज फॉर एज कॉटन की मैं बात करूं तो कॉटन, जब आप जिस मिट्टी में कॉटन को कि जिस खेत एग्रीकल्चर जिस खेत में आप करते हो ना, कॉटन क्या कर देता है, उस मिट्टी की फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा कम कर देता है। वो भी अगर आप बैक टू बैक, और ये क्या कर रहे थे, बैक टू बैक, एक के बाद एक उसी खेत में, एक बार फसल कट गई, नहीं फिर उगाओ, बिकॉज यूरोप में डिमांड ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, ये उनको कह रहे हैं नहीं आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर कॉटन उगाया करो, ठीक है ना। सिर्फ कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप, जिनसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, वही हमें आपसे चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर जो करेगा बेचारा, जिसके खेत हैं, वो खाने के लिए तो कुछ उगाएगा ना, तो ये उसको बोलते थे नहीं, फालतू की चीज नहीं उगानी है, सिर्फ वही उगाओ जो तुम बेच सको, ठीक है, ये उनसे खरीदने, कमर्शियल क्रॉप्स जो है उसको उगा। तो ये भी एक रीजन था, ठीक है, कि उन लोगों की जो डेली नीड्स थी वो भी पूरी नहीं हो रही है, सिर्फ कैश क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स को उगाया जा रहा है, कैसे लोग जो है वो चुप रहेंगे, ठीक है ना। तो ये दो चीजें भी आपकी जो इकोनॉमिक कॉज में आ जाती हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ भी समझा दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे, वो कमर्शियल क्रॉप्स ऑफ जो है एग्रीकल्चर भी कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर हम पहले अपने लिए करते, हमारी मर्जी, हम दाल चावल जो है वो उगाते थे, है ना, अपने लिए, लेकिन ये आगे तो इन्होंने कहा कोई दाल चावल नहीं, सिर्फ कॉटन, ओपियम, ये सब चीजें उगाइए और हमें आपसे यही, क्योंकि भाई वो उन्होंने क्या किया हुआ था, हमने पूरा लैंड का सिस्टम जो है वो अपने पास लिया हुआ था, बहुत इन्होंने लोगों को सिर्फ जस्ट वर्किंग जो है वहां पर रखा था कि आप सिर्फ काम करोगे बस और कुछ नहीं, ठीक है। आई होप सो इकोनॉमिक कॉज भी आपका क्लियर हो गया, नहीं होता कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपको कोशिश करेंगे और डिटेल में समझाने की, ठीक है। देन मिलिट्री कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिट्री कॉज में क्या था, अब हम इंडियंस ना समझ चुके थे कि हमको अब इनके साथ रहना है, हम उतने भी अवेयर नहीं थे कि इनकी पॉलिटिक्स को जो ये कर रहे थे हम समझ सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एडवांस, ठीक है, हमसे, आज भी हम कहते हैं कि वो हमसे 50 ईयर्स आगे हैं, जो वो सोचते हैं वो हम लोग लेट सोचते हैं, ठीक है। तो मिलिट्री कॉज भी एक चीज है। मिलिट्री कॉज में क्या होता था, जो अब ब्रिटिशर्स क्या कर गए थे ना, जब इधर पे आए वो, तो उन्होंने ना इंडियन सोल्जर्स को भी अपने उसमें आर्मी में जो है वो रिक्रूट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। एक तो जहां ब्रिटिशर्स होते थे, इफ यू वॉच मंगल पांडे मूवी अगर आपने देखी होगी ना, तो आपको रिवॉल्ट आराम से समझ आ जाएगा। इस लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार जरूर मंगल पांडे मूवी देखिएगा, टाइम तो नहीं है, पेपर पास में है, लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा उस मूवी को, तो आपको होप्सो समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या होता था मिलिट्री कॉज में, अब इंडियन सोल्जर भी ब्रिटिशर्स के साथ थे, लेकिन इंडियन सोल्जर के साथ जो है वो दुर्व्यवहार जो है वो हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दुर्व्यवहार। कैसे?
इनको जो है वो प्रमोशन कभी नहीं दी जाती थी, अगर दी भी जाएगी तो सूबेदार रैंक तक, सूबेदार से नीचे ही रहते थे वो, कभी भी सूबेदार की रैंक से ऊपर जो है वो नहीं है। तो यही लिखा है मैंने, पेड्स लो सैलरी टू इंडियन सोल्जर्स, ठीक है, एंड दे कुड नॉट बी रेज्ड अबव द रैंक ऑफ सूबेदार रैंक, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक तो इंडियन सोल्जर्स को एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स जो हैं वो सैलरी जो है इंडियन से ज्यादा लेते थे, और इंडियंस को प्रमोशन नहीं मिलती थी, खाली सूबेदार रैंक तक वो जा सकते थे, बस उसके बाद वो उनको ऊपर नहीं लिए जाते थे। और दूसरा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था ब्रिटिशर्स के टाइम, वो हमको बोलते थे काले लोग थे हम, वी आर ब्लैक पीपल, ठीक है, हमारा हर चीज उनके अलग होता था, हम जहां से वो पानी पीते थे हम वहां से पानी नहीं पी सकते थे, जहां पर जिस लाइन से वो चलते थे हम वो नहीं कर सकते थे, मतलब सीधा सीधा रेस के बेस पर, कलर के बेस पर हमको जो है वो क्या होता था, डिस्क्रिमिनेट जो है वो किया जाता था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। तो ऐसी फौज जिसमें आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करोगे वो कैसे जो है वो होगा, कैसे वो आर्मी जो है वो एक साथ रहेगी। तो मिलिट्री कॉज भी इसी में आते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल कॉज वाज देयर। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज समझनी है आपने, पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में क्या आता है, सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दिया, एक सिस्टम जो है वो इंडियन सोसाइटी में, या कह दो या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है वो स्टार्ट कर दिया, और इसको नाम दिया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। अब इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या होता था कि अगर एक राजा है और एक रानी है, अगर उनकी कोई औलाद नहीं होती है, इफ दे डोंट हैव एनी लीगल हायर, उनका कोई लीगल चाइल्ड नहीं है, तो दैट किंगडम ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा, आपके ब्रिटिशर्स के पास, ठीक है। समझिए एक बार फिर से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर किसी राजा या रानी का लीगल हायर नहीं है तो वो जो सिस्टम, वो जो प्रॉपर्टी है उनकी, या जो भी उनका राज्य है, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने इस डॉक्ट्रिन से बहुत सारा एरिया अनेक्स किया। उसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर मैंने स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, और यहां पर मैंने ईयर ऑफ एनेक्सेशन भी लिखा हुआ है। पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए, जैसे एसएससी के पेपर जो होता है या सीजीएल का जो पेपर होता है, उसमें पूछे गए क्वेश्चन है ये कि बताइए कि फलानी स्टेट, जयपुर, जैसे संबलपुर है यूपी में, उसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के थ्रू जो है वो कैप्चर किया गया था, तो कौन सी डेट को, या ये पूछ सकता है, डेट देगा, स्टेट के बारे में पूछेगा, स्टेट देगा, डेट के बारे में पूछेगा। तो देखिए, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में 17 जो है उसको कैप्चर किया थ्रू दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से। जयपुर यूपी में 1849, 50 में संबलपुर यूपी में, 52 में उदयपुर, 1853 में झांसी, और 1854 में नागपुर जैसे एरिया को जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनी जो लाई हुई पॉलिसी थी, जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से, जो इसका आइडिया था, ये जो भी इसने लाया था ये सिस्टम मेथड, इससे इसने इन चीजों को एनेक्सेशन में ले लिया, जो कि बिल्कुल गलत चीज थी। बाद में जब रिवॉल्ट खत्म हुआ था तो इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को खत्म कर दिया गया था, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से पॉलिटिकल कॉज है कि किस तरीके से इन्होंने इंडियन जो एरिया थे उनको कैप्चर किया। वी हैव एग्रेरियन कॉज। एग्रेरियन कॉज में क्या था, ह्यूज डिमांड ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ह्यूज डिमांड कर रहे थे लैंड रेवेन्यू की। अब क्या होता था ना, उस टाइम पे ब्रिटिशर जो हैं वो जो लैंड होती थी उसको रेंट पे देते थे किसी भी को, मतलब एक बंदा होता था उसको दे दिया, जैसे मैं हूं, मैंने 100 एकड़ जमीन जो है वो रेंट पे ले ली ब्रिटिशर्स से, ठीक है। यहां पर ये चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने 100 एकड़ जमीन जो है वो रेंट पे ले ली ब्रिटिशर से, और मैंने उनको कहा कि मैं आपको साल का या महीने का या 6 महीने का जो है वो 5 लाख रुपया दूंगा। ब्रिटिशर ने कहा ठीक है भाई, ले लीजिए आप ये ज़मीन हमसे। अब मैं क्या करता था, मैं जो 100 एकड़ ज़मीन है ना, उसको मैं छोटे छोटे जो टेनेट्स होते हैं ना, लैंडलेस पीपल जिनको हम कहते हैं, जिनके पास अपनी कोई लैंड नहीं है,
उनको मैं खेतों में काम करवाता था, उनको मैं बोलता था आप मेरे खेतों में काम करो जी, मैं आपको या तो वेजेस दूंगा या जो भी मेरे प्रोडक्शन होगी उसमें से मैं कुछ हिस्सा जो है वो आपको दे दूंगा। अब क्या होता था, ब्रिटिशर्स से उनका फिक्स होता था कि भाई हम आपसे इतने जो है वो पैसे लेंगे, ठीक है, आपसे हम 5 लाख मैं आपको दूंगा। अब मैं क्या करता था, उस 100 एकड़ में क्या करता था, अपने टेनेंट्स के थ्रू वर्क करवा के उधर से मैं जो है जितना भी प्रॉफिट निकाल रहा हूं, चाहे मेरा 1 करोड़ आ रहा है, चाहे मेरा 5 लाख आ रहा है, चाहे मेरा 50 लाख आ रहा है, ठीक है, उसमें से मैं क्या कर रहा था, उस सिर्फ 5 लाख ब्रिटिशर्स को दे रहा था, बाकी का जो पैसा है वो मैं अपने पास ले रहा हूं। मतलब एक नई सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जो है, जिनको हम कहते हैं ना मिडिल क्लास सेक्शन जो है वो सोसाइटी में बनना स्टार्ट हो गई थी, जमींदार जिनको हम कहते हैं ना वो बनना स्टार्ट हो गए थे। तो अगर देखा जाए तो जो हमारे गरीबों की हालत थी उसके जिम्मेवार जो है वो जमींदार लोग थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू तो ब्रिटिशर से फिक्स रखा था कि हम आपको इतना देंगे, अब जितना प्रॉफिट निकलता था उसमें से वो उनको देते थे, बाकी सारा अपने पास रखते थे। टेनेंट्स को वो बिल्कुल लो वेजेस पर जो है वो काम करवाते थे, लेकिन उनको क्या बोलते थे कि ब्रिटिशर्स तुमको हमसे ऐसा करवा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, जो भी है यही करवा रहे हैं, ब्रिटिशर्स का ये। तो वो जो पीजेंट्स थे ना वो बेचारे बड़े तंग आ गए, उन्हें कहा यार हम जो अब ये क्या करते, कभी कभी लोन भी लेते थे जमींदार से या ब्रिटिशर से ले लेते थे लोन, और उस लोन पे जो टैक्स लगता था ना वो दिन ब दिन इंक्रीज होता था, और वो जो टेनेंट्स होता था वो इतना भी इनकैपेबल होता था कि वो उस जो है उसमें उस टैक्स को जो है वो वापस कर सकता, या उस जो वो रेवेन्यू है उस वो जो लैंड है उसमें से जो टैक्स लग रहा है उसको दे सकता, तो उसके ऊपर और बर्डन पड़ता था। और इसमें क्या होता था ना, वो एक ट्रैप में फंस जाता था, ठीक है, वो ट्रैप में फंस जाता था और उसकी फिर वो गुलाम बन जाता था, उसके बेटे फिर वो गुलाम, क्योंकि उनका पैसा जो है वो कभी खत्म नहीं होता था। तो ये भी एक चीज थी, ह्यूज लैंड डिमांड होती थी लैंड रेवेन्यू की, और हैवी टैक्सेस जो हैं वो लोगों के ऊपर लगाए जाते थे। चलिए, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये सब कॉजेज थे, ठीक है। सो कॉजेज में सोशल कॉज आपका क्लियर हुआ, इकोनॉमिक कॉज क्लियर हुआ, मिलिट्री कॉज इज देयर, पॉलिटिकल कॉज इज देयर एंड एग्रेरियन कॉज इज देयर। सो ये है आपका एक सिचुएशन कि ये इन चीजों से जो है लोग परेशान थे, तभी रिवॉल्ट जो है वो हुआ। अब रिवॉल्ट की शुरुआत जो है वो कैसे होती है? सो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन जो है, ये जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनने कहा है कि बात है 29 मार्च 1857 की। एक बंदा था जिसका नाम था मंगल पांडे, ठीक है, उस बंदे का नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया? मंगल पांडे एक ब्राह्मण था, ठीक है, और इंडियन सोसाइटी में ब्राह्मण की हमेशा डोमिनेंस रही है, ठीक है। एज फॉर एज आर वर्ना, जो हिंदूज में जो वर्ना सिस्टम है, ब्राह्मण जो है वो टॉप लेवल के लोग हैं, देन क्षत्रिय, देन शूद्र, देन वैश्य जो भी आते हैं। सो मंगल पांडे जो है वो हायर कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, एंड हायर कास्ट कभी लोअर कास्ट के साथ नहीं रहती थी, ना उनके साथ कभी रहना, खाना पीना, ये सब चीजें जो हैं वो नहीं होती थी। मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन अमंग द इंडियंस। कास्ट सिस्टम बहुत हैवी था यहाँ पर। सो एक इंपॉर्टेंट बात और, पहले उसको कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। मंगल पांडे जो थे वो बंगाल की एक इन्फेंट्री की एक नेटिव इन्फेंट्री थी, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें कि वो क्या थे? सोल्जर थे। ये क्वेश्चन भी कभी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मंगल पांडे कौन सी इन्फेंट्री में थे या बिलोंग्स टू कहां पर, किस यूनिट में थे वो? तो वो थे 34th नेटिव इन्फेंट्री। जो अभी रिसेंटली जेके जो पुलिस इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मंगल पांडे जो हैं वो किस जो है इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? तो वो किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे? 34th नेटिव इन्फेंट्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या हुआ? एक दिन मंगल पांडे रास्ते से जा रहे थे तो गलती से क्या हो गया कि उन्होंने जहां पर मतलब ये ग्राउंड था, वहां पर क्या हुआ था, अब क्या होता था ना, पानी रखा गया था यहाँ पर, जहाँ से एक जगह हायर कास्ट के लोगों के लिए पानी है और दूसरी जगह लोअर कास्ट के लोगों के लिए पानी, तो एक लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो एक लोअर कास्ट का बंदा देख रहा है, वो थका हुआ है, प्यास लगी है उसको, तो वो देख रहा है और उसने देखा कि उस लाइन में कोई नहीं है, और भागते हुए गया और उसने उस घड़े से जो है वो पानी पी लिया। वहां पर मंगल पांडे आए, उन्होंने कहा तूने ये क्यों किया?
है ना, तू छोटी कास्ट का है, मैं हायर कास्ट का हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो उन्होंने उसको मारा, जो भी किया। तो उस बंदे ने उनको बताया कि भाई आप लोग हमें मार रहे हो, आप हमें कहते हो कि हम लोग छोटी कास्ट के, तो ब्रिटिशर्स कौन सा तुम्हारे साथ जो है वो ढंग का काम कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता उन्होंने वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी नई जो कारतूसें आई हैं जिनका डिस्कस मैंने यहाँ पर किया आपके साथ, ठीक है, रॉयल एनफील्ड। तो जो तुमने अभी जो नई बंदूकें जो कंपनी लेकर आई है, तुम्हें पता है उसमें क्या है? उसमें वो ग्रीस्ड कार्टिलेजेस है, जिसमें कि चर्बी लगी गई है, गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी जो है उसमें यूज की गई है। भाई मंगल पांडे का तो दिमाग सटक गया कि भाई ये क्या है, क्योंकि भाई उस ब्राह्मण है, उसके दिमाग जो है सुन हो गया कि भाई हमारे उसके रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट्स हो गए। उसने क्या किया, उसने जाकर जो है सीधा गया और उसने जो है क्या किया, बैरकपुर में उसकी तब हुआ करते थे वो, उसने जाकर जो है अपने सीनियर से जब ये बात की तो उसके सीनियर के साथ उसकी बहस हो गई और उसने जाकर उसको गोली मार दी। उसने गोली मारी तो यहीं से जो है वो रिवॉल्ट की शुरुआत हो गई। अब जितने भी उसके सिपाही थे वो लोग उतर गए उसके साथ में और उन्होंने कहा कि हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है, इन्होंने जी हमें हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है हर्ट किया है। फिर उसके बाद क्या होता है, 10 मई को, ठीक है, 1857 को थर्ड नेटिव कैवलरी जो बंदूक चलाने वाले थे, जब उनको भी इसका पता चलता है वो भी रिवॉल्ट कर देते हैं, वो अपने ऑफिसर्स को गोली शोली मार देते हैं, अपने जितने जहां पर वो थे, एकदम हंगामा हो जाता है, तोड़ फोड़ ये सब स्टार्ट होती है। और वो क्या करते हैं कि उसी टाइम जो है वो कहते हैं कि हम इनको बाहर निकालेंगे, हम अपनी आज़ाद जो है वो हम हिंदुस्तान को जो है वो आज़ाद करवा देंगे। और वो क्या कहने लगे कि हमें फिर से अपने वही मुगल रूल जो है वो वापस चाहिए। और इन्होंने क्या कर दिया, वहां से ही ये लोग रातों रात जो है वो चल पड़े दिल्ली की तरफ। और इनका उस टाइम जो बैटल क्राई था दिल्ली चलो, और इनका था कि हम दिल्ली जाएंगे, बहादुर शाह जो थे सेकंड, उनको जो है वो प्रोक्लेम कर देंगे कि वही हमारे बादशाह हैं, वही हमारे एम्परर हैं इंडिया के, हम ब्रिटिशर्स के अंदर काम नहीं करते। सो इन्होंने जो है वो एक ही दिन में, एक ही रात में, कुछ तकरीबन बहुत सारा सफर तय करके ये दिल्ली पहुंच गए, जहां पर ये बहादुर शाह के साथ मिल गए। अब देखो बहादुर शाह ने इनको समझाया पहले, लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं हम आपके साथ हैं, हम रिवोल्ट करेंगे, जो मर्जी वो हो, हम आपके साथ हैं। तो बहादुर शाह भी इनके साथ जुड़ गए। बाद में जब आप सप्रेस पढ़ोगे कि किस तरीके से उन्होंने सप्रेस कर दिया, तो फिर बहादुर शाह को जो है वो रंगून भेज दिया गया था जेल में, ठीक है। सो ये इन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया, इन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया, ऐसे जो है वो सिस्टम चल पड़ा। तो उसी के साथ में हम देखते, देखो यहां पर जो मैंने बताया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जब ये खबर दूसरी जगहों पर फैलना स्टार्ट हो गई तो अलग अलग जगहों से लोग जो है वो रिवॉल्ट में शामिल होना स्टार्ट कर गए। अलग अलग जगहों से जब लोगों को खबर मिलना स्टार्ट हो गई कि वहां पर जो मंगल पांडे है उसने रिवॉल्ट कर दिया, उसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठाई। तो कहते हैं ना, जब एक सिर्फ चिंगारी की देर थी, दे ऑलरेडी वैसे ढेर पर थे कि सिर्फ चिंगारी की जो है जरूरत थी, और वो चिंगारी का काम किया आपके मंगल पांडे ने। सो मंगल पांडे ने जैसे शुरुआत की तो अलग अलग जगह से जो है वो रिवॉल्ट को लेकर जो है लोगों की भावनाएं जगी। सो स्टार्ट फ्रॉम दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, तो सबसे पहले झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसने भी जो है वो बंदूक उठा ली, और इनके साथ थे तांतिया टोपे वगैरह जो भी लोग थे। तो अलग अलग जगहों से जो है लोगों ने रिवॉल्ट में हिस्सा लिया, क्योंकि हर कोई जो है वो हर एक सेक्शन का आदमी, चाहे आप हायर सेक्शन कह दो, लोअर सेक्शन, अब देखो ना लोगों का चीजें होती है रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये तीनों चीजों में ब्रिटिशर्स ने हमको हर्ट किया था। हम खुशी नहीं थे, ना तो हम उनके साथ रहकर खुश थे, ना उनके साथ ट्रेड करके खुश थे, और ना ही हम उनके साथ काम करके खुश थे, ठीक है। कहीं ना कहीं हम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे उनसे, अब बस जरूरत थी उनसे आजादी चाहिए थी हमें। सो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पर्सन लिखे हुए हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों से रिवॉल्ट में हिस्सा लिया। सबसे पहले पेपर में तो सीधा ये इसमें से एक क्वेश्चन डन होता है ना, या तो आपको सीधा पूछते हैं वो लोग कि बताइए इस जगह से कौन बंदा था, या तो आपके पास क्या होता है, चार्ट बनाया होता है ऐसे स्क्वायर में, और स्क्वायर चार्ट में क्या लिखा होता है, इधर से लिखा होगा झांसी, इधर से मतलब उसको बोलते हैं कि मैच करो, ठीक है ना, तो मैच करना होता है उसमें। ये तो हर पेपर में मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है, पीएससी में क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, जेकेएसएसबी में क्वेश्चन आया है, यहां से पूछते हैं। सो इस चार्ट को आपने बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। मैं आपको कहता हूं कि बार बार अपने दोस्तों से डिस्कशन कीजिए, ये सब चीजें आपको तभी याद रहेंगी, ठीक है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कीजिए। आस्क देम क्वेश्चन, बताइए ये कब हुआ, वो कब हुआ। आप जितना एक दूसरे से पूछेंगे आपका उतना ही जो है वो कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। चलो कहानी तो मेरा काम है बताना, लेकिन फैक्ट जो है वो आपका काम है याद रखना कि यहाँ पर ये चीज हुई थी। हम लोग क्या करते हैं, कहानी याद रखते हैं, फैक्ट भूल जाते हैं, फिर पेपर में जब आता है वहां भूल जाते हैं, गलत करके आते हैं, हौच पौच हो जाता है ना कंसेप्ट का। तो ऐसे नहीं करना, आप अपने दोस्तों से जो है ऐसे क्वेश्चन कीजिए, बताओ रिवॉल्ट में यूपी से कौन था,
बताइए झांसी से कौन था, बताइए जो है आपके बिहार से कौन था, है ना। ऐसे डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपका पेपर में भी जो है वो सब कुछ होप्स हो गया अच्छा ही हो, आपकी जॉब लग जाए। सो स्टार्ट फ्रॉम देयर। सबसे पहले बखत खान एंड बहादुर शाह सेकंड। अभी बताया मैंने आपको, बहादुर शाह दिल्ली में थे जब उनको कहा गया कि हम आपको अपना एम्परर मानते हैं। सो बहादुर शाह और बखत खान दिल्ली से लड़ रहे हैं, दिल्ली में रिवॉल्ट कर रहे हैं। नाना साहिब कानपुर से कर रहे हैं, तांतिया टोपे कानपुर से कर रहे हैं, बेगम हजरत महल अवध से कर रहे हैं, यूपी से कर रहे हैं, रानी लक्ष्मीबाई झांसी और कन्वर सिंह बिहार से। तो ये लोग थे जो अलग अलग जगहों पर जो हैं वो रिवॉल्ट में जो है वो शामिल हुए हैं, ठीक है। इस रिवॉल्ट में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लोग जो हैं हिस्सा ले रहे हैं। तो ये रिवॉल्ट जो है वो ऐसे ऐसे चला, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिशर्स ने क्या काम कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जो है, मैं यहां पे इसको साफ करके जो है आपको बता देता हूं। अब देखिए क्या हुआ। सो रिवॉल्ट हुआ। अब ब्रिटिशर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हमें अब इस रिवॉल्ट को सप्रेस करना है। तो सप्रेस करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अलग अलग जगहों से जो है वो अलग अलग जो सप्रेशन करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग जगहों में जो है अलग अलग अपने लोगों को भेज दिया और रिवॉल्ट को जो है उन्होंने खत्म कर दिया। अब दिल्ली में जो रिवॉल्ट चल रहा था, ठीक है, सो दिल्ली में जो रिवॉल्ट चल रहा है उसको जो है वो खत्म कर दिया गया जॉन निकोलसन के द्वारा। ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग एरिया से जो है वो अलग अलग लोग जो थे सप्रेस कर रहे हैं आपके रिवॉल्ट को, ठीक है। कानपुर से जैसे कैंपबेल थे, हगरोज आपके झांसी से थे, इन सब ने जो है धीरे 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 जो है वो रिवॉल्ट को खत्म कर दिया, ठीक है। और हम जो इंडियन जिस फ्रीडम के लिए हम लोग खड़े हुए थे, ठीक है, वो फ्रीडम जो हमारी वॉर थी उसको अंग्रेजों ने जो है वो सप्रेस कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होता है सप्रेस करने का, उसके बाद हमें पूछा जाता है भाई फेलियर क्या था हमारा। तो फेलियर में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फेलियर में ये चीज़ आती है कि जो हमारे इंडियन सोल्जर जो थे ना, एक तो उनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे सही वाले, गन में हम लोग तलवारों से लड़ रहे थे, ब्रिटिशर्स बंदूक लेके आए हुए थे, है ना, ये एक कॉज था फेलियर का। अच्छा, बॉन्डिंग देखते हम लीडर की, तो देयर इज नो कम्युनिकेशन नेटवर्क अमंग द जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल जो थे डिफरेंट जो फ्रंट्स पे या जगह जगह पर जो है लड़ रहे हैं, उनके आपस में जो है वो कोई भी जो है कम्युनिकेशन नहीं है। अब आज अगर हमें लड़ना है तो हमें कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ना, कि भाई इधर से अटैक करो, इधर से अटैक करो, वो सब हमारे बीच में नहीं था, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, वास्ट एरिया था इंडिया का और अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो हम उनके बीच के जो कम्युनिकेशन था वो वीक था। और साथ में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने रिवॉल्ट में जो है हिस्सा, जैसे कौन थे यार, ये होलाकर, ठीक है, होलाकर जो है वेस्ट साइड में थे, उन्होंने साफ तरीके से मना कर दिया कि भाई हम रिवॉल्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब से जो है वो किसी ने भी इसमें जो है वो हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। सो यही चीज़ थी कि हमारे जो रिवॉल्ट था वो खत्म हो गया, ठीक है। एक जो सबसे बड़ा इंपैक्ट, अगर हम ये कहते हैं कि इंपैक्ट क्या पड़ा रेवोल्यूशन का, इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट क्या हुआ, तो रिवॉल्ट, इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट क्या होता है, इंपैक्ट ऑफ रिवॉल्ट में ये हुआ कि सबसे पहले ये चीज समझिए, 1857 से पहले और 1857 के बाद क्या हुआ। सबसे पहले तो एक एक्ट आता है जिसको कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट ऑफ 1857। क्या आता है, एक्ट ऑफ 1857। समझिए ये एक्ट क्या कहता है, क्योंकि अंग्रेजों को लगा कि क्यों इंडियंस ने जो है वो ये वॉर क्यों की,
ये रिवॉल्ट क्यों हुआ, इस रिवॉल्ट के पीछे की कहानी क्या। जब उनको पता चली तो उन्होंने कहा हाँ कुछ तो गलत हुआ है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इंडियंस को खुश करने के लिए एक एक्ट पास कर दिया इंडिया में, जिसको कहा जाता है एक्ट ऑफ 1857। इसको मैं और भी डिटेल में आपको, जब हम एक्ट्स करेंगे ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे एक्ट्स पास किए हैं जैसे, तो उन पे मेरी एक वीडियो जो है वो रहेगी डेफिनेटली, मैं उस पर तो करवाना है आपको। सो उस पर मैं ये सब चीज़ें जो है वो बता दूंगा, ठीक है, वरी नहीं होना है। तो 1857 से पहले यहां पर रूल कर रही थी, कंपनी का रूल था, ठीक है, कंपनी रूल कर रही है, ठीक है। रिवॉल्ट हुआ 1857 में, कंपनी का रूल एंड होता है, और किसका रूल स्टार्ट होता है, क्राउन रूल। मतलब अब हम पर जो है वो किसका रूल स्टार्ट हुआ है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट का, ठीक है। सो क्वीन एलिजाबेथ आई जो है वो अब हमारी महारानी है। कौन, क्वीन एलिजाबेथ आई जो बैठी है इंग्लैंड में, वो हमारी रानी है, ठीक है। और हम लोग जो है अब उनके अंडर आएंगे। मतलब यहाँ पर कंपनी के रूल को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने देखा कि कंपनी ने बहुत चीज़ें गलत की हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी को खत्म कर दिया गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर दी गई। वो मैं आपको जब एक्ट पढ़ाऊंगा तो एक्ट में वो सारी चीज़ें आएंगी। सो यहाँ से क्या हो गया, क्राउन का रूल जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। हम ये वीडियो जो है आप देखिए, कमेंट्स कीजिए, मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। मैं कहीं पे गलत हूँ मुझे बताइए कि सर यहाँ पर ये चीज़ है जो, और आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पता है तो श्योर वीडियो में कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि आज 9th ऑफ जैन है, और कल 10th ऑफ जैन से जो है हम लोग सेकंड बैच जो है वो ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हम विजिट करना पड़ेगा, हमारे जो जेके एग्जाम क्रैकर है वहाँ पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए अपने सेकंड बैच के लिए। हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने वाला है 15th ऑफ जैन से। उसके लिए आप शुभम सर के नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, उनसे डिटेल लीजिए, वो आपको बता देंगे कि कैसे जो है आप जो है एनरोल हो सकते हैं हमारे कोर्सेज में, ठीक है। पढ़िए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, जो भी पढ़ते हो याद रखिए। जैसे मैं आप फिर से कह रहा हूँ कि अपने फ्रेंड्स जितने भी आप ग्रुप बनाकर स्टडी कीजिए, बट ग्रुप में खाली बातें नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बातें कीजिए लेकिन डिस्कस कीजिए, ऐसे पॉइंट्स को बताइए। जैसे आप दोस्तों को पूछिए सती प्रथा कब आई, क्यों अबॉलिश हुई, विडो मैरिज एक्ट क्या था, कैसे ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कीजिए, ठीक है। ये अब एसएसबी जो है वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है, वो आपको जैसे मेंस के लिए नहीं पूछेगी कि बताइए जी विडो मैरिज एक्ट में क्या हुआ था, तो आपको एक डिटेल वे में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फैक्ट पता होना चाहिए, ये था, उस पर टिक करना है। तो ये फैक्ट जो है आपके क्लियर कैसे होते हैं, व्हेन आप डिस्कशन में चले जाते हो, ठीक है। डिस्कशन कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और उनको बताइए जो आपको पता है, अपने दोस्तों को बताइए जो उनको पता है वो आपको बताएंगे। इससे क्या होगा, ग्रुप स्टडी होगी और आपके जो आइडियाज है शेयर होंगे आपस में, और आपके मार्क्स जो है होप सो अच्छे आ जाए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिवॉल्ट ऑफ 1857। इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट टॉपिक रहता है, अगर हम जो भी हमारी सोशल अपराइजिंग आता है, या जो भी हमारे सोसाइटी में जो भी इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज सोशल अपराइजिंग है, ये जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनके बारे में हम लोग करेंगे। देन आफ्टर दैट हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फेज 1 जो INC के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए, कैसे बने, क्या वजह थी, अप्रोचेस क्या थी उनकी। देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जो नेशनलिज्म का जो पीरियड स्टार्ट होता है। नेशनलिज्म इज व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुवर्ड्स आवर नेशन कि नहीं, हमें अपने देश को आज़ाद करवाना है, ठीक है ना। मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमने तैयार करी, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया रिवॉल्ट इसमें इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है, और फिर किस तरीके से गांधी जी ने जब एंट्री मारी तो गांधी जी के जो प्रोग्राम्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह, डंडी मार्च, ये सब जो चीज़ें हुई कैसे हुई, ठीक है, कहाँ सर वो कहाँ का इम्पैक्ट कैसे पड़ा, ये सब चीज़ें जो है वो हमारी रहेंगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़िए, मेहनत कीजिए। सिर्फ ये 3 महीने हैं, उसके बाद आपके लिए एक खूबसूरत सी जॉब जो है वो वेट कर रही है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, दुआ, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर।